सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत और धन्यवाद, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अगर प्रतिभागी कम रहे न रहे, कार्यक्रम की प्रासंगिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो आप सभी जिज्ञासु हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। मूल रूप से एक दो बातें प्रारंभ में ही मैं जानना चाहूँगा। इसमें टीचर एजुकेशन कितने लोग हैं? बेसिक डिसिप्लिन के कितने लोग हैं? जैसे साइंसेज, आर्ट्स, बहुत अच्छा है मिक्स। आज का जो विषय है काफी अच्छा और बड़ा चुनिंदा विषय, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ टीचर एजुकेशन, और बहुत ही उलझा हुआ विषय है। इस विषय पे मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है और कितना प्रासंगिक होगा। मैं कई दिनों से विचार कर रहा था, फिर कल मैंने उसको संक्षिप्त अंतिम रूप दिया। और सबसे पहले मैंने ये सोचा कि विचार किया जाए कि लैंडस्केप क्या है। यहाँ लैंडस्केप का क्या शाब्दिक अर्थ है। तो सुलभता के अनुसार मैंने इसके दो शब्द देखे, जो कि आप भी देख सकते हैं, और मोबाइल देखेंगे आप तो दोनों शब्द आपको गूगल डिक्शनरी में आ जाएंगे। एक तो यह है कि एवरीथिंग यू कैन सी। मैं आपसे यहाँ प्रश्न पूछूंगा कि इन दोनों में कौन सा अर्थ यहाँ लागू होगा। एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। विस्तृत मैदान के पार दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं। एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। दूसरा इसमें अर्थ है, पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है। To improve the appearance of an area of land by changing its design and planting. To improve the appearance of an area of land by changing its design and planting. किसी क्षेत्र की रूपरेखा को सुधारना। ये दो शब्द हैं। तो इन दोनों शब्दों में यहाँ कौन सा शब्द लागू होगा? सेकेंड। बहुत अच्छा। लेकिन पहले के बिना क्या दूसरा संभव है? हमारे देश में अधिकांश लोग इसी में लगे हुए, दूसरे वाले में लगे हुए। पहले के बारे में जानकारी नहीं है पूरी तरह से, और दूसरे को हर कोई सुधारना चाहता है। और सच्चाई यह है कि न बाहर वालों को जानकारी है कि अंदर क्या हो रहा है, और अंदर वालों को खुद ये जानकारी नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या मांग है। ये सबसे भारी जो है कि चुनौती। तो इस संदर्भ में कुछ मुद्दे हैं जिस पे मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। दूसरा शब्द है टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन का जो सामान्यतः तात्पर्य है, स्कूली शिक्षा के लिए तैयार किए जाने वाले अध्यापकों के से संबंधित जो वृत्ति निर्माण का कार्य है, वो शिक्षक शिक्षा है। लेकिन अब नए आयाम में, हालांकि इसमें एक उन्मुखीकरण का कार्य अभी चल रहा है और एक तरह से एक प्रारंभिक अवस्था में है कि क्या उच्च शिक्षा में भी वृत्ति निर्माण की आवश्यकता है। हालांकि जो नीति है उसमें बहुत स्पष्ट इसके बारे में चीजें नहीं लिखी गई हैं कि जिस तरह से वृत्ति निर्माण मूल रूप से स्कूली शिक्षा के लिए चलता है, उस तरह से वृत्ति निर्माण, शिक्षकों का वृत्ति निर्माण क्या उच्च शिक्षा में भी चलना चाहिए अथवा नहीं, इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। तो मूल रूप से जो मेरा फोकस रहेगा वह स्कूली शिक्षा के निर्माण के संदर्भ में, और खास तौर पे शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत जो टीचर एजुकेटर्स तैयार किए जाते हैं उसके संदर्भ में कुछ बातें हम लोग करेंगे। किसी को भाषा से दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो थोड़ा अंग्रेजी भी यूज कर सकते हैं, हालांकि ये वर्ड फाइल तो अंग्रेजी में ही है।
है ना। तो इसमें जैसे कि मूल रूप से यह है कि एक हम लोग ये देखें कि वर्तमान स्थिति क्या है, दूसरा यह है कि हम आगे कहाँ जा सकते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि दूसरा जो पक्ष है, एक देखने की जरूरत है कि शिक्षक शिक्षा में कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं और इनकी स्थिति जो राष्ट्रीय मानक संस्था है उस मानक संस्था के संदर्भ में जो है इनकी स्थिति क्या है। इसके अंतर्गत आप ये देखें, ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ आपको एक प्रोफाइल दिख रही है जिसमें कि लगभग 16 हेडिंग्स आपको दी गई है और इन 16 हेडिंग्स में आप ये देखेंगे कि जो शुरू से चल रहा था, शुरू से मतलब है कि 1993 में जब एनसीटी की स्थापना हुई तब से लेकर के और अब तक की जो स्थिति जो एनसीटी के पोर्टल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो एनसीटी की वेबसाइट क्लिक करके देख सकते हैं। जो एनसीटी के पोर्टल पे जो उपलब्ध है वो ये है। अब इसमें आप ये देखें कि आमतौर पे जब हम शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, बीएड। इसके अलावा बाकी चीजों में बहुत ध्यान हमारा नहीं जाता है। लेकिन इसको जब आप ये देखेंगे तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि टीचर एजुकेशन का तात्पर्य यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में चलने वाले कोर्सेज से भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी चलने वाले कोर्सेज से है और खास तौर पे जो सामान्यतया प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर से संबंधित शिक्षकों के निर्माण की प्रक्रिया है उससे भी संबंधित है। तो दिस इज अ मिक्स ऑफ टोटल 16 कोर्सेज। 16 में आप देख रहे हैं कि अदर्स लिखा हुआ है। अदर्स से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इनोवेटिव कोर्सेज के नाम से चल रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आईटेक नहीं दिख रहा है, बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड दिख रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो 4 वर्षीय कार्यक्रम था वो भी इसी में अदर्स के ही श्रेणी में था। ऐसे ही बहुत सारी इनोवेटिव कोर्सेज हैं। जैसे मुझे खासतौर पे अभी पिछले हफ्ते ही ज्ञात हुआ, गुजरात में एक यूनिवर्सिटी चलती है, हाल की ही यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रेटेड आईआईटी मेरे ख्याल से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। वहाँ पाठ्यक्रम निर्माण का कुछ कार्य चल रहा था, तो मैंने वहाँ देखा कि उनके यहाँ की एमएससी एमएड का भी पाठ्यक्रम वहाँ चलता है। तो मैंने कहा कि ये पाठ्यक्रम आपके यहाँ कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा कि सर ये तो 2015 से ही हमारे यहाँ चल रहा है। हमने कहा कैसे? एनसीटी से मान्यता है। उन्होंने कहा कि ये इनोवेटिव कोर्सेज में चलता है। जैसे इंस्टीट्यूशंस को ये थोड़ी सी फ्रीडम है कि आप कोई इनोवेटिव कोर्स अगर रन करना चाहते हैं तो एनसीटी को प्रस्ताव कर सकते हैं और एनसीटी अगर उसको मान्यता दे देती है तो आप उसको रन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एमएससी एमएड या एमए एमएड के नाम से भी कोर्स चल रहे हैं, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्लेसेस में 1-2 जगहों पे चल रहे हैं। तो ये प्रोफाइल है, ये कुल संख्या है। आप देख सकते हैं कि लगभग 16,333 संस्थाएं हैं। आप टोटल ऑफ ऑफ से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे 23,378 जो फिगर दी हुई है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोर्स, कोई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीईआई जो लिखा हुआ है वो एक से अधिक जगह पे काउंटेड हो, क्योंकि हो सकता है कि वो प्री प्राइमरी का भी कोर्स चला रहा हो, बीएड भी चला रहा हो या फिर इंटीग्रेटेड भी चला रहा हो, तो हो सकता है उसकी काउंटिंग कई जगह। लेकिन कुल संस्थाएं जो हैं वो 16,333 है। ये एक प्रोफाइल है। लेकिन अब एक दूसरा पक्ष भी आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ TEIs टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 1995 टू 2023 2023 तक, मतलब 31 मार्च 22 का जो डाटा वेबसाइट पे एनसीटी की है उसके आधार पे ये है। आप ये देखें कि 1995 का डाटा वहां नहीं दिया है, 1996 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है।
और उसके बाद आप लगातार देख सकते हैं 2022 तक का डाटा दिया है। और अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो देखिए 1996 में 1215 संस्थाएं और सन 2000 में 2747/2051। थोड़ा बड़ा करिए सर, दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा करिए। दिख रहा है? सन 2000 में आप ये देख सकते हैं 2747/2051। वो फिगर इसलिए है कि डिफरेंट नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से वो है, डिफर करता है। मान के हम चलते हैं कि लगभग 2 से 2500 संस्थाएं हैं। उसके बाद आप ये देखिए 2010 में 11,712 संस्थाएं। अब आप ये देख सकते हैं कि 1996 में 1215 हैं, 2000 में लगभग 2500 संस्थाएं हैं। कितनी ग्रोथ हो गई? 2 गुना वृद्धि हो गई, 2 गुना वृद्धि हो गई। उसके बाद 2010 में आप देखते हैं कि 11,712 संस्थाएं हैं। कितनी वृद्धि हो गई? 4 गुना वृद्धि हो गई। और फिर उसके बाद आप देखें कि 2020 में 16,754 संस्थाएं। मतलब हम 10-10 वर्षों के अंतराल पे देखें अगर आप, तो 2020 में जो वृद्धि है वो कितनी है? 0.5 है। About approximately it is 0.5। तात्पर्य है कि पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हुई और 2000 से 2010 के बीच में हम देख रहे हैं कि एक तरह से कंट्रोल्ड वे में अनकंट्रोल्ड वृद्धि हुई। बात समझ में नहीं आ रही? रेगुलेटरी बॉडी है, संस्थाएं भी हैं, कंट्रोल तो है ही है, लेकिन फिर भी आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, ये आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों इन संस्थाओं की वृद्धि हुई? डिमांड है, सीधी सीधी बात है। आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्यों में नियुक्तियां जिस क्रम में हुई होंगी, जिस तेजी के साथ हुई होंगी, उसी तेजी के साथ जो है ये संस्थाओं की वृद्धि भी हुई। और जो भी मैनेजर्स थे स्टेक होल्डर्स में, जो भी हितधारक हैं, उनके जो मैनेजर्स में हैं, मैनेजर्स ने देखा कि स्टार्टिंग ए टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज गुड फॉर बिजनेस और फॉर सोसाइटी, दोनों ही रख लेते हैं, और फॉर सोसाइटी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन डिमांड। अगर डिमांड नहीं होता तो ये संस्थाएं अपने आप बंद हो गई होती, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि डिमांड में कुछ परिवर्तन आया है, इसलिए 2010 से 2020 के बीच में 0.5% वृद्धि हुई है। ये एक सामान्य स्थिति है। अब इसके बाद आते हैं हम, तो दिस वाज ऑल प्रोफाइल ऑफ टीचर एजुकेशन। कि टीचर एजुकेशन का एक विस्तृत क्षेत्र क्या है और कैसा वहां दिख रहा है। अब जैसे आप ये देखें NEP 2020 विजन फॉर टीचर एजुकेशन, आप सभी ने अभी तक NEP 2020 का डॉक्यूमेंट शायद पढ़ लिया है ना? और उसमें ये किसी अन्य स्रोत से एक समरी ली गई है, जिसमें टीचर एजुकेशन के बारे में जो संकल्पना है, वो संकल्पना ये है कि टीचर एजुकेशन में, क्योंकि ये FDP फोकस NEP पे ही है, और स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed चलेगा। लेकिन इसके साथ एक और बात लिखी गई है कि 2 वर्षीय भी चलेगा। तीसरी बात भी लिखी गई है कि 1 वर्षीय भी चलेगा। ठीक, अब
आप ये देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे और कह दी गई है कि 2030 के उपरांत टीचर एजुकेशन की एक ही डिग्री होगी। वो क्या होगी? वो होगी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड। ये यहाँ पे कही गई बात। और 2 वर्षीय के लिए क्या कहा गया है यहाँ पे फिर आप देख लें, जो कि बेसिक डिसिप्लिन वाले भी हैं। जो बेसिक डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कोर्स है वो कितने साल का है? 3 साल का भी होगा अब और 4 साल का भी होगा। 4 साल का प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। तो 3 साल के जो लोग आएंगे टीचर एजुकेशन में, उनके लिए 2 वर्षीय डिग्री होगी, ठीक है। बेसिकली 1 वर्षीय जो डिग्री होगी वो खास तौर पे जो एमए या एमएससी करके आएंगे लोग, उनके लिए होगी। जैसे हम लोगों ने जो बीएड किया वो एमएससी करके किया। ये 3 तरह की संकल्पनाएं हैं। अब वस्तु स्थिति देखिए, सिर्फ पहले पे बात चल रही है और क्रियान्वयन भी चल रहा है। दूसरे के बारे में कोई चिंता नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं। तीसरे के बारे में कोई सोच भी दूर दूर तक नहीं है। जबकि सबसे सरल अगर इंप्लीमेंट करने की इच्छा थी तो क्या था? सबसे सरल अगर इंप्लीमेंट करने की इच्छा थी तो ये था। देखिए, अब यहीं से पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन का टकराव शुरू हो जाता है। पॉलिसी फ्रेमिंग इज अ डिफरेंट फेनोमेना एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज अ डिफरेंट। और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ग्रास रूट रियलिटीज के आधार पे होती है और गवर्नेंस की इच्छा पे भी होती है। गवर्नेंस की इच्छा पे भी होती है। हमारी इच्छा किस पे केंद्रित है? 4 वर्षीय, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन प्रकारेण वो हो जाए। तो दिस इज द जनरल प्रोफाइल। अब आप ये देखें, ये एक भारी चुनौतीपूर्ण एस्पेक्ट इसमें क्या है? टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2030 इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ ये देखिए, ये मात्र टीचर एजुकेशन की चिंता नहीं है। हायर एजुकेशन के जितनी इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं देश में, उन सबकी क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस क्या है? उनकी क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, जितने कॉलेजेस चल रहे हैं, वो सबके सब मल्टी डिसिप्लिनरी मोड में चले जाएंगे, कोलैबोरेटिव मोड में चले जाएंगे। मतलब वहां जहां खाली साइंस पढ़ाया जा रहा है, वहां आर्ट्स भी पढ़ाया जाएगा। जहां आर्ट्स पढ़ाया जा रहा है, वहां साइंस भी पढ़ाया जाएगा। जो प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं वो अपने अलग एलिनेटेड कोर्सेज के रूप में नहीं चलेंगे। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हर विश्वविद्यालय और हर महाविद्यालय में की जानी है। 3 साल में कितना हुआ है आप उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो ये काम जब तक नहीं होगा तब तक टीचर एजुकेशन का ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। एक पक्ष यहाँ पे और भी है, देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी। अच्छा, यहाँ पे कोलैबोरेशन की भी बात की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी की भी बात नहीं की है खाली। देयर शुड बी कोलैबोरेशन। हमारी उच्च शिक्षा की संस्थाओं में ही आर्ट्स और साइंस दोनों के बीच एक अभेद्य बिना दिखने वाली दीवार है। आर्ट्स, साइंस और प्रोफेशनल कोर्सेज के बीच में भी एक अभेद्य बिना दिखने वाली दीवार है। किसी का किसी से कोई सरोकार नहीं है, ये यथार्थ है ना। जैसे आप ये देखते हैं कि इवन BHU इट इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इससे बेहतर मल्टी डिसिप्लिनरिटी का दूसरा नमूना एक कैंपस में आसानी से कहीं उपलब्ध
नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आर्ट्स, साइंस, आईआईटी, मेडिकल, एक कंपार्टमेंट्स में ये सारे के सारे बटे हुए हैं। हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन जो होना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज अ चैलेंज। अब आप ये सोचिए कि जो सामान्य महाविद्यालय हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, वहां पे भी ये उसी प्रकार का चैलेंज है, बिकॉज इट इज ए माइंडसेट एंड इट इज ए चैलेंज ऑल्सो। तो एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी और कोलैबोरेटिव मोड ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आना है, और उसके साथ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी आना है। फिर इसमें आप ये देख रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग 4 years in class integrated B.Ed program to also provide blended and ODL mode of teaching. Blended में आप ये देखते हैं it is mix of both. ट्रेडिशनल लर्निंग है वो होती है, साथ में हमको सॉफ्ट मोड में बहुत सारे मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं, स्टूडेंट को पहले प्रोवाइड किया जाता है इस आकांक्षा के साथ कि स्टूडेंट पढ़ेगा। दूसरा है कि ओडीएल में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड्स ऑफ टीचिंग है। तो तात्पर्य है कि ये सारे के सारे मोड्स को जो है इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। अब आप ये देखें कि बीएड प्रोग्राम से ये अपेक्षा है कि टाइम टेस्टेड टेक्निक्स इन पेडागोजी, मल्टी लेवल टीचिंग, evaluation, teaching children with disabilities, teaching children with special interest or talent, use of educational technology and learner centered and collaborative learning। ये अपेक्षा है कि बीएड प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं उनमें ये सारी चीजें होंगी। बहुत सारे लोग बीएड वाले हैं, मैं अगर कहूंगा तो कुछ गड़बड़ होगा तो ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा या अपना परसेप्शन शेयर करिएगा। अगर मैं आपकी संस्था में आऊं, आपसे कहूं कि अपने विषय का एक अच्छा लेसन प्लान हमको दिखा दीजिए, आपके पास है? मेरा उत्तर पहले से है कि आपके पास नहीं है। है? आप शेयर कर दीजिएगा मुझे, सॉफ्ट कॉपी आज ही, ठीक है ना? कहाँ पे है? सारे विषयों में है, टीचिंग सारे विषयों में है। पंचपदी लेसन प्लान है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है? क्या कोई इंडिजिनस अप्रोच का भी प्लान उपलब्ध है? नहीं, हमको पता ही नहीं है। अगर है तो आप मेरे को शेयर कर दीजिएगा। आपके पास, आपका कहाँ है? सर कॉलेज है लखनऊ में। तो हम लोगों ने 1 साल के लिए बीएड में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के साथ प्लान। आपके पास लेसन प्लान मॉडल प्लान्स है? जैसे कि if anybody visits you, you have a model plan in arts, science, every subject, physics, chemistry, biology, जो पंचपदी हर वर्षीय प्रणाली जिसमें हम पढ़ाते रहे हैं, क्या उसकी प्लान्स हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के प्लान्स हैं, 5Ds अप्रोच के प्लान्स हैं आपके पास? क्या आपके पास कोई इंडिजिनस प्लानिंग के कोई इनोवेटिव प्लान जो आपने विगत 20-30 सालों में बनाए हैं? As BHU I know I don't have। और मुझे आपके भी प्रस्ताव पे पूरा संदेह है कि आपके पास वास्तव में है। अगर है तो प्लीज शेयर इट, आज नहीं तो अगले 1-2 महीने में। दूसरी बात, क्या आपके पास लैब्स हैं जिनको कि आप पेडागोजी लैब्स कह सकते हैं? देखिए, दिस इज, मैं सिंपलेस्ट चीज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि लेसन प्लान, चक्कू छुरी जिसको कहेंगे जेब में आत्मरक्षा के लिए चाहिए। आपके पास लैब्स नहीं है, आपके पास प्लान्स नहीं है, आपके पास पर्टिकुलरली ऐसी चीजें ही नहीं है जिनको कि आप ये कहें कि आप प्रोफेशनल। क्या अपने संस्थानों में बच्चों को आप कभी ये सिखाते हैं कि कैसे मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट की जाए, कैसे को-करिकुलर एक्टिविटीज कंडक्ट की जाए, टूर्स और एक्सकर्शंस कैसे प्लान किए जाएं और कैसे एक्सिक्यूट किए जाएं? आप बच्चों के रिफ्लेक्शंस क्या टाइम टू टाइम एवरीडे चेक करते हैं? क्या बच्चों से प्लान लिखवा करके आप
प्रतिदिन अपने पेडागोजी टीचर्स के माध्यम से उसको चेक करवाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सारी की सारी चीजें होती हैं और किसी को बहुत चिंता भी इसके बारे में नहीं है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो नहीं है और प्राइवेट का तो भगवान मालिक है। भगवान मालिक इसलिए कह रहा हूँ कि God has given us a will and He has left us. You utilize your will the way you want. जैसे आप यूज करना चाहते हैं वैसे आप यूज करें। This is reality, real landscape of teacher education. What is going on? जब NEP बनी थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था एक बात का कि इसमें टीचर एजुकेशन को भरपेट कोसा गया। लेकिन मुझे जैसे जैसे वक्त गुजरते गया मुझे लगा कि बहुत सही कोसा गया है, गलत नहीं कोसा गया। कष्ट इतना ही था कि खाली इन्हीं को कोसा गया है और उनको नहीं कोसा गया। लेकिन देखिए ये दिस इज द लैंडस्केप। वी डोंट हैव टाइम टेस्टेड टेक्निक्स। हमारे पास टाइम टेबल तक अपने संस्थाओं में नहीं है। वी डोंट हैव ए प्रॉपर टाइम टेबल ऑन आवर इंस्टीट्यूशन जिनको हम कह सकें सिस्टमेटिक साइंटिफिक टाइम टेबल हम नहीं बनाते हैं। हम टाइम टेबल इस हिसाब से बनाते हैं कि मैं घर से कब खाली होऊंगा, मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ाऊंगा कि नहीं आऊंगा, लौट करके घर में खाना बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। 10 to 5 के हिसाब से हम प्लान्स नहीं बनाते। जिस संस्था में आप बनाते हो आप साइंटिफिकली अगर शेयर कर लेंगे पिछले 5 सालों का टाइम टेबल तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत ही गलत जानता था। लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली हैपनिंग इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और बाहर का तो मैं नहीं जानता, बनारस को तो देख ही रहा हूँ, पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, कहीं पे ऐसा नहीं होता है। इवैल्यूएशन टेक्निक्स हमारे पास जितनी है ना, ओरल टेक्निक्स हमारे पास है ना, हमारे पास कोई टेस्टेड टेक्निक्स है कि बच्चों का टेस्ट कैसे लें, असाइनमेंट कैसे लें। हम वही तरीके अपनाते हैं जिसमें कि हम सेमेस्टर में 4 महीने पढ़ाने के बाद कहते हैं कि भाई असाइनमेंट लिख करके लिया दे दो। दिस इज ऑल न्यूसेंस ऑफ इवैल्यूएशन। जबकि बच्चे को डे 1 से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ इनसाइडर सिचुएशन इन द टीचर एजुकेशन। हाउ टू चेंज इट, दिस इज ए चैलेंज। तो इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि इंक्लूजन को कैसे प्रमोट करें, हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म्स नहीं है उसके। हमारे जो टीचर्स हैं बेसिकली एवरी टीचर कैन नॉट बी ए स्पेशलिस्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। लेकिन किसी टीचर एजुकेशन, अभी जैसे कि हमारे देश में आमतौर पे ऊपर वाला ही रूल करता है। अब ये ऊपर वाला कौन है? सबसे ऊपर भगवान है, उसके बाद जो सरकार चलाता है वो है, उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट है और अन्य कोर्ट्स हैं। अभी आपने देखा ना 2 दिनों पहले निर्देश आ गया बीएड वाले प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते। उसके पहले आया था कि पढ़ा सकते हैं, फिर 2 दिन बाद कुछ और आ जाएगा। दिस इज द इंटरवेंशन ऑफ आउटसाइडर्स बिकॉज इनसाइडर्स हैव नो विजन। क्या बाहरी लोग हस्तक्षेप तब कर पाते हैं जब अंदर वालों का विजन कोई नहीं होता है, प्रैक्टिसेस भी नहीं होती हैं। तो बेसिकली इन ऑल दीज एरियाज वी लैक विजन एंड प्रैक्टिसेस बोथ। और ये हम लगातार अपने विजन और प्रैक्टिसेस को लूज करते चले जा रहे हैं। वी आर नॉट स्ट्रेंथनिंग, हम लूज करते चले जा रहे हैं। ये जो आपने फिगर्स देखी इसके पहले 16,333 संस्थाओं में more than 90% are private practitioners। सरकारी संस्थाओं की ये दुर्गति है, प्राइवेट वालों का तो हाल भूल जाइए। What is going on in teacher education? This is a status, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है। अब ये देखिए टीचर एजुकेशन के लिए बहुत सारी कवायदे हैं। इसमें अब ये 4 जो स्तर जो आपके हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, ये 4 स्टेजेस हैं। फाउंडेशनल लेवल पे काम चल रहा है, शुरू हो गया है।
ये इन चारों स्टेजेस के लिए टीचर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लानिंग फॉर टीचर रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे एक बात और कही गई है, सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात कही गई है कि आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे यहाँ पे टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है कि जो टीचर बीएड कर लेता है, बीएड करने के बाद वो छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करेगा। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको कुछ स्पेशलाइज्ड नेचर दे सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रेगुलेटरी बॉडीज में कोई साइनर्जी नहीं है। जैसे सभी दिल्ली में ही है, ना यूजीसी और एनसीटी के बीच में कोई साइनर्जी है, ना एनसीटी और आरसीआई के बीच में साइनर्जी है। जो बेचारा आरसीआई से रिकॉग्नाइज कोर्सेज कर लेता है, वो ताकता रहता है कि मुझे कब बाहर किया जाएगा और कब मुझे अंदर किया जाएगा। मतलब 2 दशक से बच्चे परेशान हैं। जैसे एक छोटी सी आपको कहानी भी सुना दूं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से ही संबंधित है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे एक पुस्तक आपको मिल जाएगी, वेज टू पीस, रिसोर्स बुक फॉर टीचर्स, जैसे शांति के तरीके क्या हो सकते हैं। और उसमें कहानी ये दी हुई है कि एक बार ऐसी घटना हुई कि आमतौर पर जैसे किताबें जो भी लिखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट उसमें विदेश का ही लेते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता अभी भी विदेशी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि इंडिजिनस नॉलेज हमको डेवलप करना है, लेकिन यहाँ इंडिजिनस हो तब तो, इंडिजिनस जो है उसको, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी नजर अमेरिका पे है। वी वांट टू बिकम यूनाइटेड स्टेट्स, और इसलिए हमारी जितनी किताबें हैं उसमें अधिकांश उदाहरण आपको सब विदेशी ही मिलेंगे। ये उदाहरण भी विदेशी ही था उसमें जो लिखा हुआ था, और उसमें कैसल की बात की गई है। बहुत लोगों ने कैसल शब्द सुना ही नहीं होगा, और उसमें जो है कि नाइट्स की बात की गई है ना। तो जैसे एक सीधा समझ लीजिए कि एक मकान था, मकान में ऊपर से शहद गिरी, नीचे वाले की खिड़की पे गिरी, फिर उसके बाद नीचे सबसे नीचे वाले तल्ले पे आई तो कुत्ते ने देखा कि शहद है, तो एक कुत्ता चाटने लगा, दूसरा कुत्ता चाटने लगा, ये नियमित सब होने लगा। तो सबने सोचा कि यार ये सब तो ऐसे ही है, होने दो, कोई बात नहीं, कुछ भी कहीं से गिरे, किसी के यहाँ गिरे, कोई भी गिरा है, कैसे भी गिरा है, जैसे हम देखते हैं अपनी संस्थाओं में कुछ भी हो रहा है, होने दो। तो उसके बाद अंत में हुआ क्या कि जिनके जिनके कुत्ते थे वो शायद चाटते चाटते लड़ने लगे एक दूसरे से, और जब वो लड़ने लगे तो जिनके कुत्ते थे, जिनको नुकसान हुआ, वो लोग आपस में लड़ने लगे। वो लोग आपस में लड़ने लगे तो उनको लड़ते लड़ते उनके मित्र भी उनके साथ आ गए, और मित्र साथ आ गए तो वो छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे में छोटे छोटे समूह बना के लोग टकराव में उलझ गए, और धीरे धीरे वहां गृह युद्ध की स्थिति आ गई। समस्या क्या थी? एक छोटा सा शहद का बूंद का गिरना, है ना। उसको अगर आप चाहें तो और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तात्पर्य है कि अगर हम चीजों को नजरअंदाज करते जाते हैं तो लंबे दौर में एक समस्या बन जाती है समाज में। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और टीचर्स से एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजों को हम नजरअंदाज करते रहे। किसी को कोई इसके बारे में सरोकार नहीं है। उसी नजरअंदाज का नतीजा ये है कि आप ये देखते हैं कि इतने तरह के हम कोर्सेज रन कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम कोर्सेज क्यों रन कर रहे हैं। दिस इज ए मेजर चैलेंज। और जो बच्चे ट्रेन होकर के जा रहे हैं मार्केट में, वो रेगुलेटरी बॉडीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं, वो अपने कोर्स की वैलिडिटी को लेके कंफ्यूज्ड हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस रोज इतने चेंज हो रहे हैं कि उसको लेकर के कंफ्यूज हैं। सो देयर इज ए ओवरऑल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन राइट फ्रॉम स्टेट ऑफ ट्रेनिंग टू द स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट इन द इंस्टीट्यूशंस। जैसे आप ये देखें कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में भी रोज मानक बदलते जा रहे हैं। कि पहले ये था कि अगर किसी ने ऑनर्स किया है तो उसको पीजीटी में अलाउ होगा, अभी बीच में हो गया है कि उसको जो है कुछ और कोर्सेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर में कोई कोर्सेज अगर उसने नहीं पढ़े हैं तो उसमें कंसीडर
क्लियर नहीं होंगे। तो ऐसे मानक अगर रोज रोज बदलते जाएंगे तो उन मानकों को लेकर के इंप्लीमेंट करना चीजों को और टफ होता जाएगा और कंफ्यूजिंग भी होता जाएगा। तात्पर्य है कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, सर्टिफिकेशन और रिक्रूटमेंट्स में तमाम तरह के कंफ्यूजन्स प्रिवेल कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग, प्रैक्टिकली हैपनिंग इन द फील्ड। इसमें जैसे आप ये देखें कि एनसीटी से एक एक्सपेक्टेशन की गई कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में ये डेवलप होगी और ये एनसीटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का नाम का एक डॉक्यूमेंट भी तैयार करेगी। वो एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ मैं ना कहूं तो ज्यादा अच्छा है। इट मींस इट इज नॉट वर्थ कंसिडरेशन फॉर एनीथिंग फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियन टीचर एजुकेशन सिस्टम। इट इज ऑल imitated and not useful for our situations at all। आप उसको देख सकते हैं और इसीलिए शायद अभी तक वो लागू भी नहीं हो पाया। आप इसमें और देखिए, जैसे कि कुछ और प्रोविजंस इसमें देखिए। टीचर्स एम्पावरमेंट के लिए एक बात ये कही गई है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायरमेंट की लिए प्लानिंग करेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैरियर ग्रोथ के लिए ये जो तीनों चारों लेवल्स हैं इनके लिए आप तैयारियां करेंगे। टीचर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है टीचर अपनी ऑटोनॉमी खुद खोते जा रहे हैं। बाहरी एजेंसीज को मैं नहीं कहूंगा इसके बारे में। आज भी टीचर्स को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी है, लेकिन हम उस ऑटोनॉमी को सामयिक तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उस ऑटोनॉमी को दूसरा स्टेक होल्डर क्या करेगा, वो अपनी ऑटोनॉमी समझते हुए यूज करेगा। और यही हो रहा है क्योंकि टीचर्स एप्रोप्रिएटली यूज उसको नहीं कर रहे हैं। जैसे हम करिकुलम रिफॉर्म्स नहीं कर रहे, हम अपने एंट्रेंस के पैटर्न्स नहीं बदल रहे, हम अपने इवैल्यूएशन के पैटर्न्स नहीं बदल रहे। तो जब हम इन तीनों ही कामों को, जो कि एंट्रेंस है, करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम ट्रांजैक्शन है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स है और सर्टिफिकेशन है, अगर हम इसको नहीं बदलेंगे तो समाज चुपचाप तो नहीं बैठेगा। समाज अपनी इच्छा के हिसाब से और जो अपेक्षित संभावना है उसके हिसाब से वो बदलता चला जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस तमाम इसमें आए हैं। अब इसमें देखिए स्कूल लीडरशिप के बारे में भी कुछ चीजें की गई हैं। स्कूल लीडरशिप में ये कहा गया है कि पर्टिकुलरली सीपीडी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। इतनी अपॉर्चुनिटीज हो गई है खाली टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, किस लिए ट्रेनिंग कर रहा है उसको पता नहीं है। ट्रेनिंग का आउटपुट क्या है, ही इज पजल्ड। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि साल भर में 50 दिन की ट्रेनिंग वो करेगा, ऐसी संभावना जताई गई है। अगर हम अपनी ट्रेनिंग अपने आप डिजाइन कर लेते और शायद करते टाइम में लगे तो ये चीजें नहीं होती। लेकिन अब ये बाहर की एजेंसीज आपको सब फोर्स कर रही हैं कि आपको ये करना है, सर्टिफाई भी आपको वही करेंगे कि ये करना है। तो इसके बारे में ये कहा गया है और लागू भी हो गया है। और इसके लिए जैसे अगर आप ये देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी हाल के वर्षों में चले हैं। ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी उपलब्ध है। जैसे निष्ठा नामक प्रोग्राम चला, इसमें ये कहा गया है कि हेड टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। ये वैसे एनईपी इम्प्लीमेंटेशन से पहले भी स्टार्ट था, लेकिन बाद में और स्ट्रेंथन हो गया कि जो हेड टीचर्स होंगे और स्कूल टीचर्स होंगे उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग होगी। तो निष्ठा नाम का प्रोग्राम चल रहा है, स्वयं नाम का प्रोग्राम चल रहा है। स्वयं का एक किस्सा मैं छोटा सा बता देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम, लोग फायदा भी ले रहे हैं और यूनिवर्सिटीज में भी कह दिया गया है कि स्वयं का पोर्टल यूज करके बच्चा एक कार्यक्रम जरूर करे और अपने यहाँ जो है वो सबमिट करे। अब क्या है कि बच्चा कोर्स भी करता है, उसकी कॉपी भी देता है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि स्वयं से स्वयं आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाए। और वो भी एक बार अगर बच्चे ने सर्टिफिकेट ले लिया और दे दिया तो जरूरी नहीं है कि उसके मार्कशीट में ऐड हो जाएगा। उसको कई बार रिमाइंड करना पड़ता है कि भाई मेरी मार्कशीट में ऐड कर लीजिए, मैंने कर लिया। कोई रेगुलेट भी करने वाला नहीं है कि वो कैसे किया क्या नहीं किया। एक प्रैक्टिकली जैसे चीज हमने क्या देखी
कल एग्जाम है, आज ही एग्जाम है 8 बजे से। भोर में 4 बजे एडमिट कार्ड आया है। और वो एडमिट कार्ड कहाँ आते हैं? आपके घर से 20 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में। अब ये चीजें हाउ टू कंट्रोल ऑन दिस? आपने तो कहा कि जो सॉफ्ट मोड एंट्रेंस के हैं और सारी चीजें, मतलब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? और क्या वास्तव में जो रेगुलर मोड यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इन चीजों को डाल देने से क्या क्वालिटी वास्तव में चेंज होने जा रही है क्या? इट इज अ बिग क्वेश्चन इटसेल्फ। लेकिन ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है। इसी तरह से आप ये देखें कि साला दर्पण, साला सिद्धि, सारांश पोर्टल है, ई पाठशाला है, ई पीजी पाठशाला है, ऑनलाइन लैब्स हैं, ई बस्ता है, जीआईएस इन स्कूल है, स्वयं प्रभा है, नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन है, नेशनल आईसीटी करिकुलम है, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स भी इनके लिए दिए जाते हैं। ये 17 चीजें वेबसाइट से ही ली गई हैं। एक विद्यार्थी ने भेजा तो हमने कहा कि इसको शेयर कर दिया क्योंकि इट इज ओपनली अवेलेबल। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन मैकेनिज्म्स बहुत चल रहे हैं और उन ऑनलाइन मैकेनिज्म्स का लाभ हर आदमी ले रहा है क्योंकि उसके प्रमोशन में बाध्यता है। अगर प्रमोशन में बाध्यता नहीं होगी तो वो नहीं लेगा, ऑटोनॉमी वाली बात है। तो ये सीपीडी प्रोग्राम्स की बात की गई है और ऑनलाइन ऑफलाइन मैकेनिज्म्स इसमें किए गए हैं। अब इन जनरल जो आप कुछ चीजें देख रहे हैं, एक समरी है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, लेकिन एक जनरल समरी है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पे बहुत फोकस है और 2030 तक एक देश में कर लिया जाना है। टीचर रिक्रूटमेंट ये टीईटी से होगा, एनटीए से होगा। अब कितना प्रभावी होगा आई डोंट नो। पिछली बार एनटीए ने ही टेस्ट कंडक्ट किया। हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बच्चे ने जून जुलाई में टेस्ट दिया था, एडमिशन और क्लासेस हमारी दिसंबर में शुरू हुई। हाउ एफिशिएंट इट इज गोइंग टू बी, इट हैज टू बी चेक्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। लेकिन ऐसा हो रहा है और रिसर्च में भी इस साल से हो रहा है। फिर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन टीईटी को मैंडेटरी कर दिया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मिनिमम 50 आवर्स ये समरी है। सीपीडी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बाय 2022, आईटी एंड डाटाबेस प्रेडिक्टिव प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट, देन स्ट्रिंजेंट एक्शन ऑन नॉन परफॉर्मिंग टीईआई। बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो काम कर ही नहीं रहे ठीक से, उन पर एक्शन लिया जाएगा। अभी तक बहुत खास इसमें कोई चेंज नहीं है और इट इज अ बिग चैलेंज ऑल्सो कि कैसे उसको किया जाए। फिर एक चीज ये भी कहा गया है कि बेसिक डिसिप्लिन हो चाहे जनरल डिसिप्लिन हो, पीएचडी करने जो लोग जाते हैं उनको पेडागोजी में एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, ऐसा कहा गया है। 3 साल हो गया, हमने तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा कि पेडागोजी में कोई सर्टिफिकेट कोर्स अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है। जो डायरेक्ट पढ़ाने जा रहा है उसको पेडागोजी की बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, है ना। और इसी तरह से आप ये देखें कि एक और अच्छी चीज उसमें की गई है। उसमें ये कहा गया है कि जैसे विदेशों में टीचर एसोसिएटशिप होती है या टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, ऐसे ही पीएचडी स्टूडेंट्स को ये कहा गया है दे विल वर्क एज टीचिंग असिस्टेंट्स। वो कितना हो रहा है आप सभी अपने अपने संस्थानों में जानते हैं। पता नहीं क्या मानसिकता है कि पीएचडी स्टूडेंट का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफाई करने में कोई दिक्कत है कि ही इज डूइंग दिस। दिस इज अगेन ए माइंडसेट, ए पर्सपेक्टिव। ये सारे डिसिप्लिन्स में है, टीचर एजुकेशन में भी है ही है ना। तो लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस है। पहले दिखाइए जैसे जेआरएफ सर्टिफिकेट जो आपको मिलता होगा उसमें लिखा रहता है दे कैन टीच, दे कैन बी एंगेज्ड। तो इसको एक व्यवस्थित तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात इसमें की गई है। ये कुछ बेसिक्स हैं। अब ये पीपीटी यहाँ से ली गई थी, इसको हमने ले इसलिए लिया क्योंकि बेसिकली इसमें काफी पॉइंट्स आ रहे थे।
वैसे डॉक्यूमेंट में कुछ और चीजें हैं जो एडिशन है इसके अलावा। नाउ कम टू इम्प्लीमेंटेशन। जैसे एनईपी में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। पहली चीज जो इम्प्लीमेंट हुई है वो इम्प्लीमेंट हुई है कि नेशनल लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट एनटीए लेनी लगी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हो गया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंट्रेंस लेने लगी है ना। वो एंट्रेंस 2 साल के लिए भी ले रही है और 4 साल वाली भी कवायद अभी शुरू हो गई है ना। तो एंट्रेंस की जो एक राष्ट्रीय प्रणाली थी वो एक लागू हो गई है, शुरुआत हो गई है, लेकिन वो अभी इफेक्टिवली लागू नहीं है। वो कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों तक ही सीमित है। राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य स्तर पर वो कंबाइंड जो एंट्रेंस का प्रोसेस था वो वैसे ही चल रहा है और वो ठीक है, ऐसा कुछ उसमें गड़बड़ नहीं है। अब इसमें दूसरी चीज जैसे आप ये देखें जो मेजर चेंज टीचर एजुकेशन में विजुअलाइज किया जा रहा है वो आईटेप के बारे में। इसका भी गजट उपलब्ध है। ये कब कब गजट हुआ है यहाँ पे डेट्स दी गई। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 2019 में पहले आईटेप का गजट हुआ था, क्योंकि वर्तमान जो प्रणाली है 4 वर्षीय उससे थोड़ा भिन्न था। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये 26/10/2021 ये 26/10/2021 को जो बजट आया, ये बजट जो है मूलतः एक तरह से कह सकते हैं आप रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला बजट है। उसने टीचर एजुकेशन को फोर्स कर दिया कि आप 4 वर्षीय लागू करिए। अब ये 4 वर्षीय प्रणाली अच्छी है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किसके लिए अच्छी है? जैसे कि मान लीजिए जो जिस चीज का पेशेंट हो उस पेशेंट को उसके रोग के हिसाब से दवा दी जाती है। तो इसकी अपेक्षा बहुत पहले ये की गई थी कि 4 वर्षीय प्रणाली उन्हीं जगहों के लिए अच्छी है जहां पे पर्याप्त संसाधन है, जहां पे स्ट्रांगली आपके डिफरेंट डिसिप्लिन चलते हैं और जहां पे कोलैबोरेशन अच्छे ढंग से किया जा सके। तात्पर्य इसका यह है कि एक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेसिक डिसिप्लिन आप नहीं पढ़ा सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बेसिक डिसिप्लिन वो अपने बेसिक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में ही पढ़ेंगे और इसके लिए हमको क्या है, इंटेंस कोलैबोरेशन की बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे टीचर एजुकेशन में एक चेंज जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, वो 4 वर्षीय हो या 2 वर्षीय। ये व्यवहारिक है कि हमने अपने बेसिक डिसिप्लिन से टच खो दिया था। हम कभी भी बेसिक डिसिप्लिन के लोगों को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में इनवाइट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या उनके यहाँ जाकर के कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों, हमारी संस्थाओं और बेसिक डिसिप्लिन जहाँ चलते हैं उसमें कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। एनईपी की अपेक्षा है कि इसको परिवर्तित किया जाए और इसको परिवर्तित किया ही जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये इंटरेक्शन बढ़ेगा नहीं तब तक हम कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो 4 वर्ष का रिफॉर्म हो चाहे 2 वर्ष का रिफॉर्म हो। तो आईटेप ने हमको मजबूर इसलिए किया गया है कि हम सोचें उसके। हम अभी तक सोचने के लिए भी तैयार नहीं थे। हम ब्लाइंडली ये कह रहे थे कि हम ठीक हैं, जहां हैं वहीं ठीक हैं, जैसे हैं वैसे ठीक हैं। दिस वाज नॉट ए फेयर जजमेंट अबाउट आवरसेल्व्स। अब इसमें जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद भी फिर एक बजट आया। अब ये देखा गया कि ये जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? तो होता क्या है कि जब अफरा तफरी में आदमी होता है तो गलतियां पे गलतियां करते चले जाता है। एक और गजट आ गया, उस गजट में आ गया कि अब ये 4 वर्षीय जो है IITs में भी चलेगी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी चलेगी, इंडियन इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी चलेगी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च में भी चलेगी। ये गजट हो गया और उस गजट में ये अमेंडमेंट ऐड कर दिया गया। उन्होंने भी मजबूरी में इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मजबूरी इसलिए कि उनको भी तो सोचना चाहिए था कि हम इसी देश में रहते हैं। अभी आईआईटी के लोग बेसिक डिसिप्लिन के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं? नहीं करते। और इसमें आपने आईआईटी रखा, इसमें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी रख देने चाहिए। व्हाट वाज हार्म? कोई हार्म था? लैंडस्केप या सिनेरियो है कि बीटेक करके लड़का बीएड कर सकता है ना? तो भाई बीएमएस करके क्यों नहीं कर सकता? कोई हार्म है क्या? कीप इट ओपन फॉर ऑल कि जो कोई भी करना चाहता है, अगर पेडागोजी में कोई कोर्स है तो कर सकता है, इसमें क्या परेशानी है? तो ये पूरी सिचुएशन इसलिए है कि बाहर वाले हमको बदलना चाहते हैं, अंदर वाले ये जानते हैं कि हम बहुत सही हैं। दिस इज ए कंफ्यूजन। एनईपी ने हमको एक चैलेंज दिया है कि यू हैव टू चेंज, यू शुड चेंज एंड इफ यू डोंट चेंज यू विल बी फोर्स्ड टू चेंज। अब ये देखिए, इसमें जो बहुत सारे और पक्ष हैं, बजट के डिटेल्स में जा सकते हैं। अभी 2 बार पायलट नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। एक नोटिफिकेशन इससे पहले आया था जिसमें कुछ संस्थाओं को ये कहा गया कि अगर आप चालू करना चाहते हैं तो चालू कर लीजिए, और जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको अलाउ कर दिया गया कि आप आईटेक चालू कर लीजिए। उन्होंने चालू कर दिया, नाम बदल दिया, बस चालू कर दिया, नाम बदल दिया, कोई बहुत समीक्षा उनकी नहीं हुई। आईटेक कुछ जगह चल रहा है। दूसरा नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी संस्थाओं ने अपना माइंडसेट चेंज किया है और उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारी रिसोर्सफुल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रेडीनेस बदली है कि हम कोलैबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी मोड को अडॉप्ट करेंगे और हम चेंज करेंगे। तो दिस मे बी ए टर्निंग पॉइंट कि कुछ यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं खासतौर पे या नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग पर्टिकुलरली आईटेक को इस बार शुरू करेंगे, जो कि अगला सत्र होगा 2024-25 का सत्र। अब ये एक ब्रीफ है, जैसे कि इन बजट्स में जो चीजें दी गई हैं, ये यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, जो देखना चाहे उनको देख भी सकता है। अब देखिए आईटेक के जो बजट हैं उनमें ये सब चीजें हैं आमतौर पर कि उसका प्रीएम्बल क्या है, ड्यूरेशन एंड वर्किंग डेज क्या है, करिकुलम, प्रोग्राम, स्टाफ के बारे में दिया गया है। स्टाफ के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्वालिफिकेशंस को थोड़ा लिक्विडेट कर दिया गया है। लिक्विडेट ये कर दिया गया है कि टीचर एजुकेशन को पूरी तरह से मारने की चेष्टा नहीं की गई है, उसको जिंदा रखिए और धीरे धीरे उसको खत्म कर दीजिए, ऐसा प्रयास इसमें किया गया। इसमें जैसे अगर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है या टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो लिबरल डिसिप्लिन के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिक्रूट करेंगे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशनल स्टडीज भी करेंगे, जिसमें एमएड और बीएड की डिग्री मैंडेटरी नहीं होगी, इट विल नॉट बी मैंडेटरी एट ऑल। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नॉन प्रोफेशनल को एंट्री देने का मतलब क्या है? बेसिक डिसिप्लिन वाला बेसिक डिसिप्लिन पढ़ाएगा, पेडागोजी वाला पेडागोजी पढ़ाएगा, तो पेडागोजी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में तो वैसा ही प्रोफेशनल रहना चाहिए ना जो कि पेडागोजी से रिलेटेड हो। उसमें जो है कि इसमें भारी चेंजेस किए गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो धीरे धीरे जो पेडागोजी की स्थिति है उसको कमजोर करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे। इसमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की भी बात की गई है, जैसे ये पहले भी था, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है, म्यूजिक एजुकेशन है, उसके टीचर्स रहेंगे और पार्ट टाइम भी रख सकते हैं। जबकि इनको अगर तो मैंडेटरी कर देना चाहिए था, कोलैबोरेटिव मोड में अगर हमको चलाना है तो कोलैबोरेटिव मोड में परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर किसी यूनिवर्सिटी में है, और होगा ही अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो म्यूजिक का डिपार्टमेंट है, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, तो हम उसके साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते?
हम बेसिक डिसिप्लिन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते? भाई उनके रिसर्च स्कॉलर्स, उनका स्टाफ हमको टाइम एंड अगेन कोलैबोरेट कर सकता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं सोची गई हैं। बाकी फैसिलिटीज वही हैं जो पहले थी। पर्टिकुलरली प्रैक्टिसिंग स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि आपके प्रैक्टिसिंग स्कूल का नेचर क्या होगा। एक टर्निंग पॉइंट होता अगर ये मैंडेटरी हो जाता कि हर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास एक प्रैक्टिसिंग स्कूल होना ही चाहिए, जो कि एक मॉडल स्कूल के रूप में चलना चाहिए और उसके लिए जरूरी भी होता है। लेकिन इसकी चर्चा कहीं विस्तार से इसमें नहीं है। बाकी चीज़ों में बहुत कुछ मेजर अंतर नहीं है। नाउ पॉलिसी प्रैक्टिस गैप, क्या गैप्स हैं मोटे तौर पे क्या नजर आते हैं? जैसे आप ये देखें कि एमएड के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है। जैसे किसी भी चीज को हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, टीचर एजुकेशन का प्राण जो है कहाँ बसता है? टीचर एजुकेटर्स में बसता है। टीचर एजुकेटर किस डिग्री को प्राप्त करने के बाद बनने चाहिए? एमएड का। विगत 2.5 दशकों में तो एमएड की दुर्गति कर दी गई है, क्योंकि बेसिक डिसिप्लिन वाला क्लेम करने लगा है कि हम प्रोफेशनल हैं। जैसे एमए इन एजुकेशन की एक डिग्री है और उसको तरह तरह की बॉडीज स्टैंपिंग भी करती रही है। दिस इज अगेन अनदर चैलेंज। तो वो पॉलिसी उस पर कुछ चर्चा ही नहीं करती है, उस पर कोई बात ही नहीं करती है कि विल देयर बी एनी डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल डिग्री और बेसिक डिसिप्लिन डिग्री, क्योंकि उनको उससे मतलब ही नहीं था। उनको मतलब था कि टीचर एजुकेशन को कोसना है, इंप्रूव करना था। नहीं, आई डोंट नो। देन देयर इज नो फोकस ऑन एमएड एट ऑल। दूसरा, फोकस ऑन आईटेप ओनली। मतलब जैसे आईटेप को ऐसा समझ लिया गया कि ये रामबाण है, अगर इसको आप कर देंगे तो सब सुधर जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सब बिखर जाए, जो चल रहा है वो भी बिखर जाए। फोकस ऑन आइटम ओनली एंड नो फोकस ऑन 2 ईयर और 1 ईयर प्रोविजन इन पॉलिसी। स्वाभाविक है, आपके सामने है, आप समीक्षा कर सकते हैं कि 2 वर्षीय 1 वर्षीय पे कोई चर्चा ही नहीं है, सभी लोग मौन हैं 3 वर्षों में। देन नॉन रेडीनेस ऑफ स्टेक होल्डर्स एट ग्रास रूट्स, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसकी समीक्षा करनी है तो आप अपने आप जाके देख लें कि इंटर्नशिप्स कैसे चल रही हैं। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में अल्टीमेटली कुछ अलग हो रहा है क्या? बेसिक डिसिप्लिन और टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर सेम चीजें हो रही हो तो हाउ डू यू डिफर इन प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल? तो स्टेक होल्डर्स बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ना वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बदलने को तैयार है, ना वहाँ का टीचर बदलने को तैयार है, ना मैनेजर्स बदलने को तैयार है। जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी जो एजेंसीज बनाई हैं वो भी अपने ढर्रे में चल रही हैं। देन नॉन कॉम्प्रिहेंशन, ये सबसे बड़ी समस्या है। नॉन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रास रूट रियलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स। जैसे किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में जो वास्तविक मैदान है उसको परखना पड़ता है। आपको देखना चाहिए कि 16,333 इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो ये किस पृष्ठभूमि में ऑपरेट कर रहे हैं, और क्या हम घोषणा कर देने मात्र से हर संस्था को बंद कर लेंगे? तो आपने इसकी कोई परख नहीं की, इसकी कोई समझ नहीं है। एक वर्मा कमेटी की रिपोर्ट टाइम एंड अगेन कोट की जाती है और महाराष्ट्र में अधिकांश सर्वे हुआ है, पूरे देश के लिए उसको लागू किया जाता है। अगर आपकी मंशा होती तो कहते कि हर राज्य अपना एक सर्वे करके दे दे, हम उसके हिसाब से रिफॉर्म्स करें। और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन बाकी चीजों पर गवर्नमेंट का फोकस ना हो, किसी का फोकस नहीं है। वर्मा कमेटी और यही थोड़े कहीं डिग्री बेची जा रही है। बहुत सारी चीजें, सुझाव भी बहुत सारे दिए हैं, उस पर कोई रिफॉर्म पे चर्चा ना तो पॉलिसी में आई है ना बाद में आई है। देन लैक ऑफ एनी थॉट ऑन रियलिस्टिक रेमेडीज फॉर गोल रियलाइजेशन बाय 2030। 2023 आ गया, 7 साल और बचे हैं। जैसे 2030 तक हम वास्तव में उन चीजों को कैसे अचीव करें,
इसका कोई रोड मैप हमारे सामने नहीं है। कुछ काम मिनिस्ट्री कर देती है, कुछ काम एनसीटी कर देती है, कुछ काम यूजीसी कर देती है, कोई एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है। रोड मैप किसको बनाना चाहिए था? रोड मैप बनाने का काम रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी का काम था कि एक रोड मैप बनाए कि हम कैसे एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन नेशनल लेवल पे ठीक ढंग से कर पाए। दिस इज इटसेल्फ ए चैलेंज। आखिरी में ये है कि टीचर एजुकेशन विल बी एट स्टेक if no timely interventions are done by the regulatory bodies, governments and teacher education institutions। मतलब आपकी साख पे बट्टा लग जाएगा, आपके वजूद पे भी बट्टा लग जाएगा, यदि इन तीनों के बीच में कोई समन्वय समय रहते नहीं हुआ तो। ये तीनों क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज। अब रेगुलेटरी बॉडीज एनसीटी ही नहीं है, आरसीआई भी तो है, और एनसीटी और आरसीआई ही नहीं है। जैसे आप ये देखते हैं कि एनसीटी और आरसीआई अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करती है तो वो यूजीसी के मैंडेट के अंतर्गत ही होता है। आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर असिस्टेंट प्रोसेस में क्या आता है। अब पॉलिसी का जो एक पक्ष यहाँ पे ये कहा गया है, पॉलिसी ने कहा है कि जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी और उसके अंतर्गत जो है एनसीटी काम करेगी। अभी तक वो बनी नहीं है, उस बनने की दिशा में शायद कार्य चल रहा होगा, लेकिन वो रेगुलेशन का पक्ष जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अस्पष्टता बनी रहेगी। गवर्नमेंट से तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय होना चाहिए, और इस समन्वय का सूत्र कौन होगा? रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है। रेगुलेशन की जो अस्पष्टता है वह सरकारों को अपने अपने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता दे देती है। और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा किया है। वो वस्तु स्थिति हमसे छुपी हुई नहीं है। अगर हम इन चीज़ों पे विचार नहीं करेंगे, समय रहते विचार नहीं करेंगे, तो समस्याएं और विकराल होती चली जाएंगी। अब आपके जो कुछ क्वेरीज और क्वेश्चंस और डिस्कशन उसमें हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, आपने बोला जब रिक्रूटमेंट इसके जो 4 ईयर प्लान है इंटीग्रेटेड प्लान, तो उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा वो बेसिकली बीएड एमएड जरूरी नहीं है, जो कोर सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे वो भी आकर पढ़ाएंगे। सो माय कंसर्न इज कि बीएड एमएड का क्रक्स जो होता है इट इज नॉट कंटेंट, इट इज हाउ टू टीच दैट कंटेंट। तो क्या उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं हो जाएगी? क्योंकि बीएड में तो हम यही पढ़ाते हैं ना बच्चों को, हम साइंस का एक हमने मॉड्यूल रख दिया है, बट उसको पढ़ाना कैसे है ये तो वही पढ़ा पाएगा ना जिसने सारी चीज़ें सीखी हैं, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी, कौन सा फिलोसफिकल एस्पेक्ट लाना है, कौन सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लाना है, कितने इनोवेटिव मेथड्स लाने हैं। सो इजंट इट अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क? देखिए उसमें आईटेक में जैसे जो मेन है प्रीएम्बल में ही कहा गया है कि इंस्टीट्यूशंस विल रन अंडर मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव मोड। ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव मोड का मतलब ये है कि 4 वर्ष का जो कार्यक्रम होगा उसमें बेसिक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट्स में ही पढ़ाए जाने चाहिए। जैसे उसको अगर आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है तो अपने मूल बेसिक डिसिप्लिन वाले विभाग में ही पढ़ेगा। ठीक है, ये स्पष्टतया लिखा जाना चाहिए था, अभी सब गोलमाल में। ठीक है ना, तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव मोड एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो पेडागोजी का ही टीचर करेगा। उसको जो है पर्टिकुलरली 4 वर्ष में आपको समन्वित करना पड़ेगा कि 4 वर्ष में आप कैसे करें। अब देखिए इस पॉलिसी में ये भी स्पष्टता नहीं है कि अगर 3 वर्ष की डिग्री हो जाएगी तो 4 वर्ष की बीएड होगा, 4 वर्ष की बीएससी डिग्री हो जाएगी तो फिर 5 वर्ष ही होगा या क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वहाँ भी होगा। अब ये दूसरा चैलेंज है जो बाद में आएगा। जो आप बात कह रही हैं उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसी में मैं यहाँ कह रहा था कि जो इन्होंने कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऐसे कह दिए जो प्योर
डिसिप्लिन के होंगे, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि दे विल बी हैविंग पीएचडी और नेट इन एजुकेशन और बेसिक डिसिप्लिन। यहाँ पे ध्यान में कर दिया, इट इज इल विल ऑफ द पेरेंट्स, दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज व्हाट। तो वहाँ पे वो समस्या है, क्योंकि दे आर हैम्परिंग पेडागोजी, नॉट रेस्पेक्टिंग पेडागोजी। ठीक है, आप कह रहे हैं बीएड जो कोर्स है, चाहे वो 1 ईयर हो, चाहे 2 ईयर हो या 4 ईयर, इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक ऐसा 5 सेंटर था इंडिया का जो कि ऑलरेडी 2 ईयर्स कराता था वंस यू कंप्लीटेड बीए और एमए और बीएससी और एमएससी। यहाँ वहाँ वो 4 ईयर भी कराते थे, बीएससी बीएड एमबीए बीएड। तो क्या ऐसा वो जो सेंटर्स का क्या ये लिया गया मापदंड कि क्या बेटर है जो एकदम से इम्पोज हो गया कि 4 ईयर्स ही होना चाहिए? इज देयर एनी कैलकुलेशन, इज देयर एनी व्हाट वी कैन से दैट इम्प्लीमेंटेशन जो राइट है, मतलब किस बेस पे हम करते हैं कोई चीज़? आज वांट टू नो दैट। देखिए, यहाँ पे ये पक्ष लिखा है ना, नॉन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रॉस रूट रियलिटीज। दैट्स व्हाई ये भाई चूंकि पॉलिसी की तो हमने बात ही अभी यहाँ नहीं की, क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। ये ग्रास रूट रियलिटीज को पॉलिसी बनाने वालों ने भी ठीक से उसको कंसीडर नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स थे उनमें कोई वैलिड रिसर्चेज नहीं है कि वेदर दे आर गुड और नॉट। ये भी एक रियलिटी है। वो सेंटर तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सेंटर्स हाँ है। देन आल्सो द चेंज इज देयर। देखिए है क्या कि यहाँ मैं दोनों बातें कहूँगा। आरआईज भी वो आइलैंड की तरह ही काम करते हैं, यस इट वाज। है ना, वो अपने ढंग से काम करते हैं। तो यहाँ पे एक भारी चैलेंज आ रहा है जो कि पॉलिसी बार बार विजुअलाइज कर रही है कि जो भी शिक्षण संस्थान हो वो सारे के सारे शिक्षण संस्थान एक दूसरे से टच में रहने चाहिए, कोलैबोरेशन में उनको काम करना चाहिए। अब आप ये समझ सकते हैं कि संस्था के अंदर कोलैबोरेशन नहीं तो बाहर कैसे हो। तो दोनों तरह के चैलेंजेस हैं कि जो इंटरनल रियलिटीज थी, जो चल रहा था, उसकी समीक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाई, एक नई चीज आ गई। आरआईएस का जो मॉडल था उसको टेस्ट या रिसर्च करने की जरूरत थी, हालांकि उस पर काम हुए हैं लेकिन लिमिटेड काम था। जी इसके बारे में मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे एनईपी 4 इयर्स हो रहा है ना सर, मेरे को लगता है ठीक ही है, क्योंकि पहले देखते थे कि 12 पास करने के बाद जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12 पास करने के बाद ही उसको और डिसीजन लेना पड़ता है। इंजीनियर बनेंगे तो 12 पास करने के बाद ही बनना पड़ेगा सर। तो व्हाई नॉट आफ्टर completion of 12 we will not decide to go for good teacher training institute to be a good teacher। तो पहले क्या था, हम लोग ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फिर पीएचडी कंप्लीट करने के बाद कुछ जॉब नहीं मिला तो चलो बीएड कर लेते, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम। तो गुड क्वालिटी ऑफ टीचर प्रोड्यूस्ड ऐसा हमारा कंट्री में नहीं हो रहा। तो अभी मेरे को लगता है सर ये जो एनईपी है ना सर, तो इसमें जो 4 इयर्स एजुकेटेड प्रोडक्ट है, अगर टीचर बनना है तो 12 कंप्लीट करने के बाद ही उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि टीचर बनना है तो बीएड करना। तो ये मस्ट कर दिया जाए। सब हम लोग भी ऐसा है कि सभी में हम अनसक्सेसफुल हुए तो चलो अभी टीचर एजुकेशन फील्ड में आ गए। ये वो अपना ऑप्शन लेकर बैकअप लेकर चलते हैं बीएड को। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। हाँ ऐड करें, मैडम को ऐड कर लेना है। सर जैसे सर ने बोला कि ये ठीक है कि अगर माइंड सेट बच्चे का +2 के बाद ही ये होगा कि यस मुझे टीचर ही बनना है, तो उसका एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा होगा टीचर बनने के लिए, क्वालिटी उसमें ज़्यादा आएगी। बट माई कंसर्न इज कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं जो 1 ईयर या 2 ईयर कोर्सेज में जो चल रही हैं, उसमें भी सर जो बच्चे आते हैं, जैसे मैम ने कहा कि वो ऐसे ही आते हैं कि कुछ नहीं है तो चलो ये कर लीजिए। ये प्रॉब्लम अभी मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, टीचिंग प्रोफेशन के प्रति ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे बच्चे हमें कहाँ से मिलेंगे जो +2 के बाद ये एटीट्यूड लेकर आएंगे कि मुझे टीचर ही बनना है? तो ये कैसे रन करें? देखिए जैसे जैसे इंजीनियर बनना करने के लिए पर ये माइंड सेट नीचे से बच्चों के पास नहीं है कि हमें टीचर बनना है, कोई भी नहीं चाहता है। आप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में है या बेसिक डिसिप्लिन बीएड अभी इन्हें वो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे, वो आप तो एक नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं क्या मैडम? कुछ कह रही हैं? नहीं आप कुछ कहना चाहती हैं? सर एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात है एटीट्यूड की, वो कहाँ से कैसे डेवलप हो। अगर हम सेकेंडरी लेवल या एलिमेंट्री लेवल की बात करें
क्या बहुत सही। ITEP अच्छी ऑप्शन है एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जो गैप है, मतलब अभी सरप्लस हो रखे हैं जो टीचर्स, जिसको जॉब ही नहीं मिल रही, वो टीचिंग की तरफ सोचते ही नहीं है बच्चे। अच्छा, तो वो कहाँ से आएंगे? एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका माइंडसेट दुनिया की सारी चीजों के प्रति स्पष्ट हो गया है आज तक? और जहां आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति भी स्पष्ट है क्या? है क्या? नहीं। अगर होता तो जितनी चीजें मैंने अभी समस्याएं गिनाई हैं, आपको लेसन प्लान बनाने के लिए कहा था, वो समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वो माइंडसेट की अस्पष्टता अभी तक बनी हुई है कि मेरी प्रायोरिटी मेरा प्रोफेशन है, कि मेरा घर है, कि मेरा बच्चा है, कि सभी हैं, कि पॉलिसी है, कि इम्प्लीमेंटेशन है, कि एडमिनिस्ट्रेशन है, हाउ टू हैंडल ऑल दिस। तात्पर्य है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि क्लास 12 के बाद बच्चा आ जाएगा और वो माइंडसेट लेके आ जाएगा कि अब टीचर बनेगा। इट इज ऑल मिस इंटरप्रिटेशन अबाउट ह्यूमन पर्सनालिटी। दूसरी चीज, इस सेना में कौन सी भर्ती हुई है? कितने महीने ट्रेनिंग करेंगे वो लोग, उसके बाद वीर बन जाएंगे? 5 साल का है सर वो, जैसे 5 ईयर का है सर। जैसे वो ट्रेनिंग करेंगे और राष्ट्र के लिए मरेंगे, राष्ट्र के लिए शहीद होने के लिए वो 1 साल में तैयार हो जाएंगे या 6 महीने में तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो क्या है? ट्रेनिंग है ना, दैट इज ट्रेनिंग। आप टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब बच्चा आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, तो आप 1 साल की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? टू ब्रश अप हिज माइंडसेट। सर इसमें 4 साल सुन लीजिए तब बताइएगा अपनी बात। टू ब्रश अप हिज पर्सपेक्टिव। और आप जानते हैं कि पर्सपेक्टिव शेपिंग किसी भी प्रोफेशन में जाने के बाद वहां पे किया जाता है। कोई भी ट्रेनिंग मैकेनिज्म दुनिया का नहीं है जहां पर्सपेक्टिव शेपिंग नहीं होती। तो 4 वर्षीय में भी 4 वर्ष में आप 1 ही साल तो उसको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ट्रेनिंग के लिए तो उसको नेट जो सेमेस्टर के हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा? बेसिक डिसिप्लिन के लिए जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे वो तो चाहिए ना, और जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन के लिए चाहिए ना, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स? तो जैसे टू गिव एनी एक्सीडेंटल डिसीजन अबाउट ए प्रोफेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड टू जनरलाइज थिंग्स इज अ डिफरेंट थिंग, एंड टू थिंक हॉलिस्टिकली इज अ डिफरेंट थिंग। ये चैलेंज है यहाँ, ठीक है ना? एवरीबडी, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि ऐसा करना था, आपने नेशनल लेवल पे 3 इंस्टीट्यूट, 4 इंस्टीट्यूट, 5 इंस्टीट्यूट, 20 इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल दिए जो कि फुली वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल्स के साथ मॉडल इंस्टीट्यूशंस के रूप में चलते हैं? आप मॉडल स्कूल खोल रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ना कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल। आप पूरे देश में एक टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, इज देयर? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? तो दो थिंग्स आर डिफरेंट। आप कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रहा था कि 4 साल का जो है, इसमें जो 3 साल और लास्ट ईयर सर, तो उसकी तैयारी तो सर फर्स्ट ईयर से ही है सर। उसकी तैयारी तो सर 4th ईयर में जो टीचर के लिए जो फुल्ली जो पढ़ाई करेगा वो तो फर्स्ट सेमेस्टर से उसकी तैयारी वहाँ के लिए जाने के लिए तैयार है ना। अभी तो हम सर उसके लिए तैयारी नहीं, सिंपल ग्रेजुएट करके आगे सर, उसके तो हमको टीचर बनने के लिए तो कोई सर प्रेरणा ही नहीं मिला है, कोई एथिक्स नहीं मिला, कोई प्रेरणा नहीं मिला। यहाँ तो फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाएगी उसकी एथिक्स कि आप लोग ने बीए बीएड के लिए आपने बीएड की तैयारी करो, टीचर बनने की तैयारी करो, और ये फोकस लेके वो काम करेगा फर्स्ट सेमेस्टर से, तो देन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जब जाकर तो परसेप्शन क्लियर हो जाएगा, तो जाकर के फोर्थ सेमेस्टर में फुली वो टीचर की तैयारी करेगा। ऑलराइट। देखिए, हाँ मैडम, Sir, I believe that pedagogy and everything is important, but what you are going to teach, that content you should also have, na? Yes. If I am teaching language, English language, to my students, I don't need
will give you an example, very bitter example, क्योंकि time के we are not out of time. I think the session was up to 10:20. No, you have all the time. Please go ahead. नहीं, ठीक. Will not run out of time. इसमें just I will add last thing from my side. और आप चाहे बेसिक डिसिप्लिन में हो चाहे टीचर एजुकेशन डिसिप्लिन में, आप अपनी अपनी संस्थाओं में वापस जाइएगा और जाकर के ये सोचिएगा कि जो लड़का बीए करता है, बीए सोशल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस, जहाँ सिविक्स भी वो पढ़ता है, बीए हिस्ट्री, क्या वो संस्कारित है? क्या वो मॉडर्न सिटीजन्स के भूमिकाओं का निर्वहन करता है? क्या आपकी हिम्मत और आपके प्रैक्टिसेस ऐसे हैं कि उसके माइंडसेट को परिवर्तित कर पाते हैं? क्या बीएससी करने वाले बच्चे का साइंटिफिक बेंट आप तैयार कर पाते हैं? देखिए, टू रीच एट एनी रैंडम कंक्लूजन इज ए डिफरेंट थिंग. जब हम नेशनल पर्सपेक्टिव में चीजों को करने जा रहे हैं तो ब्लाइंड इमिटेशंस विल ऑलवेज फेल. उसके लिए हमको रिसर्चेस चाहिए, जो कि हमने नहीं किया है. इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि सर रिसर्च के बारे में आपसे आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.